हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटी एजुकेट क्लासेस। माय नेम इज विशाल। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर संविधान एक नई की शुरुआत। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान की दृष्टि। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो मतलब क्या था कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव था क्या? तो उद्देश्य प्रस्ताव ये था कि इसमें संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा को तय किया गया था। मूल आदर्श मतलब हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं, ये उनकी रूपरेखा को तय किया गया था। मतलब ये हमें ये बताया गया था कि हमारे मूल अधिकार ये हैं, हमारे मूल अधिकार ये होने चाहिए, कि हमारे मूल अधिकार ये होने, मतलब उन मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। उन्होंने एक सलाह दी थी कि इन्हें मतलब संविधान में मूल अधिकारों को इन चीज़ों को मूल अधिकारों में रखिए। सबको समानता स्वतंत्रता का विश्वास दिलाया और अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान देने का वादा किया। तो इन अपने इस भाषण में नेहरू ने क्या कहा कि हमारे सबको, उन्होंने कहा कि हमारे देश में सब सम्मान होंगे, सबको स्वतंत्रता मिलेगी। और उन्होंने ये कहा कि हमारे देश में जो पिछड़े वर्ग हैं और अन्य पिछड़े वर्ग जो हैं उनको विशेष प्रावधान दिए जाएंगे हमारे संविधान में। जैसे कि आज रिजर्वेशन दिया जाता है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों को। नेहरू ने कहा कि हमें नेहरू एक विशेष प्रकार के लोकतंत्र अपनाने के विरोध में थे। तो कई नेता ये कह रहे थे कि संविधान सभा में कि हमें एक विशेष प्रकार का लोकतंत्र अपनाना चाहिए, लेकिन नेहरू उसके खिलाफ थे कि नहीं, हमें ऐसा लोकतंत्र नहीं अपनाना चाहिए। बल्कि नेहरू का क्या कहना था? नेहरू ये कहते थे कि हमें एक ऐसी व्यवस्था अपनानी होगी जो हमारे लोगों को स्वीकार्य हो। मतलब नेहरू ये कहते थे कि हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो हमारे लोग स्वीकार करें सही में और उसकी इज्जत करें। ऐसा नहीं है कि हम बना के छोड़ दें और कोई माने नहीं, तो ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लोकतंत्र का। अब आता है लोगों की इच्छा। संविधान सभा में एक कम्युनिस्ट सदस्य थे, सोमनाथ लाहिड़ी। उनका मानना ये था कि हमें अंग्रेज़ों के प्रभुत्व से पूरी तरह आज़ाद होना चाहिए। वो ये कहते थे कि मतलब जब हम अब आज़ाद होने वाले हैं तो हमें अंग्रेज़ों से पूरी तरह आज़ाद होना चाहिए। क्यों हम उनकी बात मानें, क्यों हम उनके कहने पे चले? अब हम आज़ाद हैं तो हम अपने मन की करेंगे, हम जैसा चाहें वैसी कानून व्यवस्था बनाएंगे, जैसी चाहें वैसा संविधान बनाएंगे। वो ये कहते थे। और वो ये भी कहते थे कि जो संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो अंग्रेज़ों द्वारा चुने गए हैं, तो वो अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहे। और नेहरू भी इस बात से ज़्यादातर मतलब सहमत थे। वो ये कहते थे कि मतलब नेहरू ने ये कहा था कि जो ज़्यादातर संविधान सभा के जो सदस्य थे वो एक विशेष प्रकार के संविधान सभा चाहते थे। और ये बात भी मानी थी नेहरू ने कि इसमें जो संविधान सभा बनी थी उसमें अंग्रेज़ों की दखलअंदाजी ज़्यादा थी। लेकिन नेहरू ने साथ साथ ये भी कहा था कि देखिए, बेशक मैं मानता हूँ कि अंग्रेज़ों की दखलअंदाजी ज़्यादा है इसमें, लेकिन हमें उस स्रोत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जहाँ से हमें शक्ति मिल रही है। मतलब वो स्रोत क्या था? वो जनता थी। तो वही कहते थे कि हम यहाँ पर इकट्ठा किस लिए हुए हैं, इकट्ठा कैसे हो पाए हम इकट्ठा यहाँ पर इसलिए हो पाए क्योंकि हमारी जनता को हम पर विश्वास है और हमें अपनी जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना है। और हम इतनी दूर तक ही जा पाएंगे जहाँ तक हमारी जनता हमें ले जाएगी। तो और क्या होता है कि संविधान सभा में और उस समय क्या धारणा थी कि संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षा और व्यक्ति का माध्यम मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। मतलब उस समय धारणा क्या थी? जो हमारी संविधान सभा थी वो कुछ लोग कह रहे थे कि उन लोगों की बात मान रही है या उन लोगों के विचार को लागू कर रही है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। और उस समय क्या था कि भारत में कई बदलाव हुए थे। भारत 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही मतलब सामाजिक न्याय की मांग उठने लग गई थी। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, उन्होंने हिंदू धर्म में कई बदलाव किए थे।
महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। चाहे वो महाराष्ट्र के ज्योतिबा फूले हों, उन्होंने दलितों और कम्युनिस्ट और सोशलिस्टों को लेकर एक आंदोलन चलाया था। उन्होंने दलितों और कम्युनिस्ट और सोशलिस्टों को लेकर एक आंदोलन चलाया था। और उस समय क्या 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि विधवा विवाह का समर्थन हुआ था। विधवा विवाह का समर्थन इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय क्या प्रथा थी कि या तो जब उनका पति मरता था तो उन्हें जला दिया जाता था उनके साथ, या फिर ऐसा होता था कि मतलब उनका पति मरने के बाद उन्हें मतलब घर परिवार से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था। उन्हें खाना, नमक मिर्च मतलब बेकार दिया जाता था बिल्कुल। उन्हें मतलब बिल्कुल परिवार का हिस्सा माना ही नहीं जाता था। तो लोगों ने उसका विरोध किया, कुछ नेताओं ने, और उस समय बाल विवाह का विरोध किया। तो उस समय क्या था कि बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती थी, वो अपनी बुद्धि का विकास भी नहीं कर पाते तब तक उनकी शादी हो जाती थी। तो लोगों ने इसका मतलब नेताओं ने इसका विरोध किया था। तो जब विरोध होने लगा तो उस समय क्या था कि मतलब विरोध होने लगा था इस चीज़ का। तो उस समय क्या था कि मतलब नेता जो थे, भारतीय नेता जो थे, वो राजनीतिक अधिकार की मांग कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने देखा कि ये तो राजनीतिक अधिकार की मांग कर रहे हैं, तो उन्हें मजबूरन अपने संविधान में बदलाव करने पड़े। तो उन्होंने 3 कानून निकाले थे, 2 या 3 कानून निकाले थे, 1909, 1919, 1935। 1919 में क्या था, इन कानून के तहत उन्होंने क्या किया कि प्रांतीय सरकार की का उत्तरदायित्व बढ़ाया। प्रांतीय सरकार की उत्तरदायित्व बनाया, क्योंकि उस समय पता है आपको कि प्रांतीय चुनाव होते थे, तो उसका उत्तरदायित्व बनाया। 1919 के जो पारित किया था उन्होंने कानून, उसमें क्या था कि कार्यपालिका को औशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व बनाया गया। जो मतलब उनकी कार्यपालिका थी अंग्रेजों की, उसको थोड़े कम रूप में विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व बनाया गया। और फिर क्या हुआ, 1935 में उन्होंने एक और एक्ट निकाला जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा गया। उस एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ कि लगभग पूरी तरीके से विधायकों के प्रति उत्तरदायित्व बना दिया गया। तो मतलब पहले तो बहुत कम मतलब उत्तरदायित्व बनाया गया था, लेकिन अब पूरी तरीके से बना देंगे। मतलब अब पूरी तरीके से विधायिका प्रांतीय सरकार का कामकाज देखेगी। तो क्या हुआ कि इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए थे। मतलब 1937 में पहली बार चुनाव हुए थे, प्रांतीय चुनाव हुए थे। तो क्या हुआ था कि मतलब 11 सीटों पर चुनाव हुए थे, 11 सीटों पर भारतीय खड़े थे, तो 11 में से 8 पर कांग्रेस जीती थी। तो मतलब प्रांतीय चुनाव तो मतलब हुए थे, मतलब उन्होंने कानून लाए थे अंग्रेज 1935 के कानून लाए थे। लेकिन क्या था, जो ये कानून लाए थे उसमें जब ये कानून बनाए थे इन्होंने, तो इसमें भारतीयों का कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सेदारी नहीं थी। ये कानून अंग्रेजी लाए थे, इसमें कोई हिस्सेदारी। तो ये क्या हुआ था कि मतलब इसका कुछ विरोध भी हुआ था, क्योंकि ये लोग ये कह रहे थे कि ये कानून भारतीयों के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें भारतीयों की हिस्सेदारी नहीं है, तो ये कैसे कानून है। तो और उस समय क्या था कि जो हमारी आवाज़, उस समय सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार नहीं था, सिर्फ 10 से 15% लोगों को वोट देने का अधिकार था। उस समय सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार नहीं था। 1935 के कानून के तहत निर्वाचन विधायिकाएं उपनिवेशिक सरकार शासन के ढांचे में काम कर रही थी और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रति उत्तरदायित्व थी। मतलब क्या था कि 1935 में 1935 के कानून जो बना था, उसमें क्या था कि जो विधायिका थी, जो उपनिवेशिक शासन के ढांचे में काम कर रही थी, मतलब उपनिवेशिक शासन के अंडर काम कर रही थी, और उनके प्रति उत्तरदायित्व थी। मतलब सारा जवाब उन्हें ही देना पड़ता था। तो 13 दिसंबर 1940 को नेहरू की जिस कल्पना की बात कर रहे थे, वह एक स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्यिक संविधान की कल्पना थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 13 दिसंबर 1940 को नेहरू ने जो कल्पना की थी, वो उन्होंने संप्रभुता की कल्पना की थी। संप्रभुता मतलब हम अपना देश अपने हिसाब से चला पाए, ये था।
तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।